नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल कानून के बारे में, द फॉरेस्ट एक्ट 1927। यह एक्ट हमारे देश के फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और आज भी इंडिया के फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बेसिक फ्रेमवर्क है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, की प्रोविजंस और क्यों यह एक्ट इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 1. हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। इतिहास। इंडिया के फॉरेस्ट्स हमेशा से हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और कल्चर के लिए। लेकिन ब्रिटिश ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से फॉरेस्ट्स काफ़ी डैमेज हुए। फैक्ट्रीज़ ने बिना सोच समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया, नदियों और ज़मीन को पोल्यूट किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए जो फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करे। तब 1927 में द फॉरेस्ट एक्ट बना, जिसका मकसद था फॉरेस्ट्स को रेगुलेट करना, उनका सस्टेनेबल यूज़ इंश्योर करना और इलीगल कटिंग रोकना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 1927। एक्ट के मकसद। इस एक्ट के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉरेस्ट्स को डिफ़ाइन और क्लासीफाई करना ताकि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे टिम्बर, बैम्बू, फायरवुड को इलीगल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। फॉरेस्ट एरियाज़ में राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस को डिफ़ाइन करना। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रांजिट को रेगुलेट करना, मतलब फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कहाँ ले जा सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पावर्स देना ताकि वो लॉ इन्फोर्समेंट कर सकें। 3. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। वनों की श्रेणीकरण एक्ट के अंडर फॉरेस्ट को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1. रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, रक्षित वन, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास सब राइट्स होते हैं। एंट्री बिना परमिशन अलाउड नहीं है। ग्रेजिंग, हंटिंग और टिम्बर निकलना मना है। 2. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, सुरक्षित वन। ये फॉरेस्ट्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। लोकल लोगों को कुछ राइट्स मिल सकते हैं, जैसे फायरवुड लेना या छोटा मोटा चारा लेना, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। 3. विलेज फॉरेस्ट्स, गाँव के वन। गाँव वालों को ये फॉरेस्ट दिए जाते हैं ताकि वो अपने लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ कर सकें, लेकिन ये भी गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है। 4. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स, अवर्गीकृत वन। ऐसे फॉरेस्ट जिनको अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया, ये भी इवेंचुअली किसी कैटेगरी में आ सकते हैं। फॉरेस्ट सेटलमेंट प्रोसेस। फॉरेस्ट सेटलमेंट कैसे होता है? फॉरेस्ट बनाने से पहले गवर्नमेंट एक प्रोसेस फॉलो करती है जिसे फॉरेस्ट सेटलमेंट कहते हैं। इसमें लोगों को नोटिफाई किया जाता है। उनके राइट्स जैसे चारा देना, हंटिंग या ज़मीन पर फार्मिंग को या तो एक्सटिंग्विश किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया को ऑफिशियली रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट बनाने से पहले लोगों के राइट्स को सेटल करना ज़रूरी होता है। 5. फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ट्रांजिट। वन उत्पादन और ट्रांसपोर्ट इस एक्ट के तहत अगर आप फॉरेस्ट से कोई भी प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, जैसे कि लकड़ी, बम्बू, चारकोल या फिर फॉरेस्ट के फ्रूट्स, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा जब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहीं ले जाया जाता है तो उसका ट्रांजिट पास लेना ज़रूरी होता है। अगर बिना परमिशन के ट्रांसपोर्ट किया गया तो उसको इलीगल माना जाता है और पेनल्टी लग सकती है। 6. पावर्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वन अधिकारियों के अधिकार। फॉरेस्ट एक्ट 1927 के ज़रिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स को काफ़ी पावर्स दी गई हैं। ये पावर्स हैं इलीगल लॉगिंग या पोचिंग करने वालों को अरेस्ट करना, फॉरेस्ट एरियाज़ का इंस्पेक्शन करना, इलीगल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सीज़ करना, एनक्रोचमेंट्स को रोकना और ऑफेंडर्स को कोर्ट में ले जाना, पेनल्टी लगाना और फॉरेस्ट लॉज इन्फोर्स करना। ये ऑफिसर्स हमारे फॉरेस्ट्स की रक्षा करने में की रोल प्ले करते हैं। पेनल्टीज़ एंड पनिशमेंट्स। दंड और सज़ाएं। अगर कोई बिना परमिशन के पेड़ काटता है, हंटिंग करता है या इलीगल ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके लिए एक्ट में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ हैं। जेल भी हो सकती है 6 महीने से लेके 3 साल तक। साथ ही फाइन्स भी लगते हैं। रिपीट ऑफेंडर्स को और भी सख्त सज़ा मिल सकती है। इलीगल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है। और चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स।
चुनौतियाँ और आलोचना। द फॉरेस्ट एक्ट 1927 को लेकर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। यह लॉ कॉलोनियल एरा का है, जिसमें ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट कंट्रोल पे था और लोकल कम्युनिटीज़ के हक कम दिए गए। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को अपने राइट्स मिलने में प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि उनका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो गया। इन्फोर्समेंट मुश्किल है क्योंकि ऑफिसर्स के पास रिसोर्सेज कम हैं। कई बार लोकल लोगों और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। 9. फॉरेस्ट एक्ट और दूसरे फॉरेस्ट लॉज का रिलेशन लीगल इकोसिस्टम। इस एक्ट के अलावा भी इंडिया में कई फॉरेस्ट रिलेटेड लॉज हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्ट करना रेगुलेट करता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन करता है। यह लॉज मिलकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाते हैं। 10 इम्पॉर्टेंट कोर्ट केसेस फॉरेस्ट एक्ट से। जूड मामले गोदावरमन केस 1997 सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए इलीगल लॉगिंग और इंक्रोचमेंट्स रोकने के लिए। TN गोदावरमन केस 2006 सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई। 11 वाई फॉरेस्ट एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे। आज फॉरेस्ट एक्ट क्यों ज़रूरी हैं? दोस्तों, इंडिया में फॉरेस्ट्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और लाइवलीहुड्स के लिए। द फॉरेस्ट एक्ट 1927 हमारे फॉरेस्ट्स को लीगली प्रोटेक्ट करता है और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को अथॉरिटी देता है ताकि फॉरेस्ट सेफ रहें। आज भी ये एक्ट हमारे फॉरेस्ट्स के लिए बैकबोन है, जो पोल्यूशन, इलीगल फेलिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। 12 कंक्लूजन अंत में। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्या है, इसका इतिहास, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस और क्यों ये एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। ये लॉ हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का पहला और सबसे बड़ा लीगल टूल है, लेकिन हम सबको मिलकर अपने फॉरेस्ट्स को बचाना है। बिना फॉरेस्ट्स के लाइफ पॉसिबल नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने सवाल भेजें, हम ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पेड़ा करो, पेड़ लगाओ, अपना वन बचाओ।